हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है मेरी देवरानी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, आखिर क्यों। अभी रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत पर से कपड़े ही नहीं लाई हूँ। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछे और छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेटी और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों के रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेरे कमरे में किसी से बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, स्वरा तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोली, कुछ नहीं भाभी, मेरी दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की शादी थी। घर में कोई भी इसका शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां सूरज और स्वरा दोनों पढ़ते थे। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और स्वयं मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सूरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दिया कि अगर उसकी शादी सीमा से नहीं तय हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरे सास ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है, इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले भी है। मुझे लगा कि शादी के बाद तो सभी लड़कियां नए सामान लेकर मायके से आती है, यह पुराने से 2 थैली लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैलों को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले ली और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस बात से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसके थैले को लेकर भाग जाऊंगी? मैं इन पुराने सड़े हुए थैलों को क्या करूंगी जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है? खैर, फिलहाल यह बात आई गई हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो वह उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक से मेरी नज़र उन दोनों थैलों पर गई जो कोने में रखी थी। मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है? तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी, अरे बहू, आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी। तो तूने उसे आज कहाँ छुपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल अवाक रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी वह पूरी की पूरी खाली थी। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहां पर आ गई और बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने मिलकर खा ली? तो मुंह खोला का खुला रह गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती है। खैर, जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी
और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाहर तो कोई काम बताकर जाती, पर जब वह वापस लौटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते। और कई बार मैंने गौर किया था कि वह जाते समय भी कई बार वह उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननद स्वरा भी व्यवहार आजकल बहुत कुछ अलग ही लगता था। आज फिर से मैं जब छत पर किसी काम से गई तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लगा कि स्वरा आज फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं थोड़ा और ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो, मैं तभी सामान लेकर समय से आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। मैंने सोचा कहीं स्वरा का किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बात कर रही है और वह वहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ भी चल रही है। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मेरी धड़कन भी तेज हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बतलाई तो उन्होंने बोला, तुम थोड़ा घर पर ध्यान रखा करो। वैसे स्वरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कब किसके बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूँगा। मैं बोली, ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और ननद दोनों कहीं बाहर से आ रही हैं। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ गई थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों पार्लर गए थे। मैंने बोला, परसों ही हम लोग पार्लर गए थे और आज फिर से? इस पर मेरी देवरानी ने बोला, दीदी उस दिन स्वरा सिर्फ हेयर कट के लिए गई थी, पर आज उसे वैक्स करवाना था। मैंने बोला, अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। दोनों ही वही थैला अपने हाथ में पकड़ के रखे थे जो मेरी देवरानी अपने मायके से लाई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटी प्लेट में रखी और सब्जी लेने के लिए पैन का ढक्कन हटाया तो मैं यह क्या देखकर दंग रह गई कि पैन तो सब्जी है ही नहीं, जबकि घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मैं तो अपना सर ही पीट ली। आखिर मेरे घर में हो क्या रहा था? कभी सब्जी गायब हो जाती है तो कभी रोटी गायब हो जाती है। फिर से स्वरा और सीमा दोनों ही हरकतें भी बड़ी अजीब से। यह सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था। मैंने इनडायरेक्ट रूप से सीमा से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने पूरी सब्जी खाली कर दी, आप लोग के लिए तो बची भी नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया। कोई अकेली केवल सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता है, वह भी इतनी सारी? क्या उसे पूरी सब्जी खाने से पहले हमने ये किसी का भी ध्यान नहीं आया? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सभी चीज़ें मेरी समझ से बाहर की थी। इसलिए मैंने सोचा अब मुझे स्वरा और सीमा दोनों पर नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई थी। जब वह वापस घर लौटी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तेरे पैर को क्या हुआ है? तो उसने नजरें चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पैर में दर्द है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। पर मुझे ताज्जुब उस वक्त हुआ जब 2 घंटे बाद मेरी ननद कॉलेज से वापस आई और वह भी सीमा की तरह ही लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया। अब तो पानी सर से ऊपर निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरे पति ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊँ। कल को उन्हें यह सब बातें पता चलेगी तो वह सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी चीज़ें दिखाई सुनाई भी नहीं देती।
वह घर का कितना ध्यान रखेंगे। इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो। इसके अलावा कभी किचन से पूरी रोटियां गायब हो जाती है, कभी पूरी पूरी सब्जी गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम लोग कोई सही सही जवाब नहीं देती। इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सुधा अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है। दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे काँप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का हम क्या जवाब दें। मेरी ननद ने बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पकड़कर बैठ गई कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी। तभी मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, मेरी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में लगभग 1 किलोमीटर आगे गए होंगे कि सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने स्वरा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी किस अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाया है। तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश की, मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहनी हुई थी जो सीमा अपने मायके से अपने साथ लाई थी। मैं देखते ही पहचान गई। सीमा ने बोली, दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उसे गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ लेकर आ गई थी। मुझे उसके बाद स्वरा बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ, मैं इसी अनाथ आश्रम में उसका 10% दान करती हूँ। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी। रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात में फ़ोन किया था। फिर उसने आगे बोला, सीमा भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों को कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी, उसकी वजह यह थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर गए थे और एक दिन सब्जी। जितने लोग भी इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं, सभी अपने घर से बना हुआ कुछ ना कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह काम करने देंगे कि नहीं देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल हैरान थी। सचमुच में उन दोनों को क्या बोलती, यह तो एक नेक कार्य था। मैं तो अपनी दिन दुनिया में खोई रहती थी। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन आज स्वरा और सीमा की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछी कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी। तो उस पर स्वरा ने बोली, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे तो एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़े, पर अचानक ही हम दोनों का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हम दोनों को ही चोट लग गई थी। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह प्रण लिया कि इस नेक कार्य में मैं भी उसकी मदद करूंगी। अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।